स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है गर्भपात यानी एबॉर्शन। एबॉर्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो एबॉर्शन जो होता है ये एक विशेष कंडीशन में अपनाया जाने वाला एक तरीका होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर बच्चा जो है वो सही नहीं है या उसमें किसी प्रकार का त्रुटि है, तब इस कंडीशन को हम लोग अपना के और उसको गर्भाशय से बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ गर्भस्थ भ्रूण जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम हो का गर्भाशय से स्वतः या प्रेरित विधि द्वारा गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही गर्भपात कहलाता है। गर्भपात जो होता है वो मेनली दो तरीके से होता है। एक होता है खुद से हो जाए और दूसरा होता है हम लोग उसको गर्भपात कराएं, ठीक है। यानी एबॉर्शन जो है वो दो विधि से होता है, सेल्फ और डिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रजोनिवृत्ति, जिसे मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है रजो दर्शन और एक होता है रजोनिवृत्ति। रजो दर्शन होता है वो नॉर्मली 12 से 16 साल में स्टार्ट होता है प्रथम बार, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो मासिक चक्र स्टार्ट होता है सबसे पहला बार, उसको हम लोग रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। और रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि जब अंतिम मासिक धर्म आए या मासिक चक्र आए, उसको हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, यानी रजोनिवृत्ति। इसमें क्या होता है कि ये जब 45 से 55 साल की आयु किसी स्त्री की होती है तो उस समय उसका प्रजनन काल जो होता है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात उसमें अंडाशय में अंड जो होता है वो नहीं बन पाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का अनियमितता आ जाता है और कमी भी आ जाता है, जिसके कारण ओवरी में ओवल्यूशन नहीं हो पाता है या उसका सक्रियता जो है वो कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मासिक चक्र या मासिक धर्म पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। इसी को ही मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। ये अंतिम मासिक धर्म होता है, ठीक है। इसके बाद वो स्त्री मां नहीं बन सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संभावित गर्भपात यानी थ्रेटनेड एबॉर्शन। यह गर्भपात का वह प्रकार है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो परंतु यह तय स्थिति में नहीं पहुंचती है, ठीक है, जिससे गर्भपात को रोका जा सकता है, ठीक है। उसे एक संभावित गर्भपात के नाम से जानते हैं। यह गर्भपात का एक प्रक्रिया होता है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया प्रारंभ तो होती है लेकिन अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है और बीच में ही इसे रोकना पड़ता है, ठीक है। उसी को हम लोग संभावित गर्भपात के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरिहार्य गर्भपात यानी इनएविटेबल एबॉर्शन। ऐसे गर्भपात जिसे जारी रखना संभव नहीं हो उसे ही हम लोग अपरिहार्य गर्भपात के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्त्री होती है उसे भूख नहीं लगती है, बुखार भी हो सकता है और बेचैनी भी रहती है। अपरिहार्य जो गर्भपात होता है वैसे स्थिति को गर्भपात रखना संभव नहीं हो पाता है। इसमें महिला को बेचैनी, बुखार, भूख नहीं लगता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होते रहता है। अगला क्वेश्चन है लीन गर्भपात यानी मिस्ड एबॉर्शन। इसे अनभिज्ञ गर्भपात के भी नाम से जानते हैं। बिना जानकारी के ये गर्भपात हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि भ्रूण की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है लेकिन वह गर्भाशय में मौजूद रहता है, उसे ही हम लोग मिस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। बाद में इसे शल्य क्रिया द्वारा या किसी प्रेरित विधि द्वारा हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसका मृत्यु जो होता है वो पहले ही हो जाता है और वो गर्भाशय में ही अपनी स्थिति में बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण गर्भपात जिसे कंप्लीट एबॉर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है 3 महीने से पहले होने वाला गर्भपात होता है जिसमें निषेचन जो है वो उत्पाद के रूप में पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है। ये ऐसा गर्भपात होता है जो गर्भावस्था के 3 महीने से भीतर तक होता है और इस कंडीशन में जो होता है वो निषेचन जो उत्पाद बनता है यानी जाइगोट जो बनता है या फीटस जो बनता है वो पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकलता है, उसे हम लोग कंप्लीट एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण गर्भपात जिसे इनकम्प्लीट एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो यह गर्भपात
कंसेप्शन से 12 सप्ताह के बाद ही होता है। इस प्रकार में रक्तस्राव अधिक होता है, भ्रूण बाहर निकल जाता है, जबकि प्लेसेंटा वाला भाग अंदर गर्भाशय में ही रह जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फेटस है वो तो शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्लेसेंटा का जो इंटरनल लेयर होता है, जिसे हम लोग डेसिडुआ के नाम से जानते हैं, वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, जिससे माँ के भी जान को खतरा आन पड़ता है। और इस कंडीशन में रक्तस्राव भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसी को हम लोग इनकम्प्लीट एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाक्त गर्भपात, जिसे सेप्टिक एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि गर्भाशय तथा भ्रूण में संक्रमण हो जाता है, और यह एक प्रक्रिया से गंभीर स्थिति पैदा होती है। यह गंभीर स्थिति पैदा होती है तब जब गर्भाशय और भ्रूण में संक्रमण हो जाए। ठीक है, जो अपूर्ण गर्भपात की भांति होती है, यानी जो पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन, उसी की तरह होता है। इसमें स्त्री को तेज ज्वर होता है, उदर पेट में ऐंठन युक्त दर्द होता है, नाड़ी भी बढ़ जाती है, और भी बहुत सारा कंडीशन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो विषाक्त गर्भपात जो होता है वो गर्भपात की वैसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय यानी यूट्रस और गर्भ यानी फीटस में क्या होता है कि संक्रमण हो जाता है। ये एक इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसव पूर्व रक्तस्राव यानी एपीएच, जिसे एंटीपार्टम हेमोरेज के नाम से जानते हैं। तो शिशु जन्म से पहले अथवा गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के पश्चात जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव करते हैं। भेजाइना के थ्रू गर्भावस्था काल में ही जो रक्तस्राव होता है उसी को ही हम लोग प्रसव पूर्व रक्तस्राव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो रक्तस्राव होता है वो प्रथम और द्वितीय अवस्था में होता है और बाद में जाके खत्म होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग एंटीपार्टम हेमोरेज के नाम से भी जानते हैं, जिसका शॉर्ट नेम होता है एपीएच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सम्मुख अपरा, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। आमतौर पर गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, लेकिन वैसा भी स्थिति आता है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो गर्भाशय के निचले भाग में आ जाता है। ठीक है, तथा सर्विक्स के इंटरनल ओएस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। ये एक इमरजेंसी के श्रेणी में आता है, जिसमें क्या होता है कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, यह ऊपरी भाग में स्थित होता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी या क्रिटिकल स्थिति में अपरा जो है वो गर्भाशय के निचले भाग में आरोपित होता है। इससे एबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटल एप्रोप्शन। ठीक है, यह एक असमान स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में सामान्य रूप से होता है, लेकिन गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है। अतः इसको दुर्घटनात्मक रक्तस्राव भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि अपरा तो जहां स्थित होना चाहिए वहां नॉर्मली होता है, लेकिन प्रीमेच्योर तरीके से शिशु को जन्म से पहले ही ये गर्भाशय से अलग हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग अपरा पृथक्करण के नाम से जानते हैं। जन्म से पहले ही अपरा का गर्भाशय से पृथक्करण होना ही अपरा पृथक्करण कहलाता है। यह एक इमरजेंसी के श्रेणी में भी आता है। अगला क्वेश्चन है प्री एक्लम्पेसिया। ठीक है, प्री एक्लम्पेसिया, तो प्री एक्लम्पेसिया जो है वो लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। नॉर्मली जो एक्लम्पेसिया होती है वो लेट प्रेगनेंसी को दर्शाती है। ठीक है, तो प्री एक्लम्पेसिया भी लेट प्रेगनेंसी का रोग होता है। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्लम्पेसिया। ठीक है, तो यह रोग प्री एक्लम्पेसिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होती है। इसमें प्री एक्लम्पेसिया के लक्षणों के साथ साथ दौरे व अचेतना की स्थिति भी सम्मिलित हो जाती है। इसे टैक्सोमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। जो एक्लम्पेसिया होती है वो प्री एक्लम्पेसिया के बाद होती है। ठीक है, और ये एक क्रिटिकल स्थिति होती है। इसमें दौरा आना यानी कन्वल्सन, अचेतना यानी कोमा की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसे टैक्सोमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अस्थानिक गर्भाधारण, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ओवम का आरोपण और विकास गर्भाशय गुहा के बाहर होता है। अस्थानिक गर्भाधारण कहलाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवम है, जो निषेचित अंडाणु होते हैं यानी फर्टिलाइज किए हुए निषेच अंडाणु होते हैं, वो आरोपण तथा विकास जो है
वो गर्भाशय गुहा के बाहर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है वो गर्भाशय गुहा के भीतर करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कंडीशन होता है कि ये गर्भाशय गुहा के बाहर आरोपित हो जाते हैं और वहीं से डेवलप करना शुरू करते हैं। इसे एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निषेचित डिंब है वो सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में आरोपित हो जाता है, जबकि होना चाहिए गर्भाशय में। ठीक है, लेकिन ये आरोपित कहाँ हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। इसी को अस्थानिक गर्भधारण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नसबंदी। ठीक है, तो अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए ये एक अस्थाई विधि है जिसमें मेल के दोनों वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और काटे हुए सिरे को हम लोग स्टिच कर देते हैं या बांध देते हैं। ठीक है, ये गर्भ निरोधक का एक अस्थाई साधन होता है जिसमें मेल के जो वास डिफरेंस होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, उसको हम लोग काट देते हैं और काट के फिर बांध देते हैं। उसी को हम लोग वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है चीरा लगा के और एक होता है बिना चीरा लगाए। ठीक है, वेसेक्टोमी दो प्रकार के होता है, एक नॉर्मली चीरा लगा के और एक होता है बिना चीरा लगाए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।